अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले चैप्टर नंबर 16 के हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंस और कौन सी चीज़ों ने सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। अब हम पहले प्लांट की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ये 16 चैप्टर जो है वो छोटे छोटे 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। जो हम सबसे पहले स्पॉट इन प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर हम मूवमेंट्स इन प्लांट पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का। इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है और याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्लांट्स अक्सर बच्चों को जो होता है थोड़ा सा मुश्किल और टफ टाइम दे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे स्पोर्ट्स इन प्लांट, कि कौन सी चीजें प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं। इन प्लांट्स स्टेम, रूट्स एंड लीव्स आर वेल एविडेंट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए, ये जो 3 मैंने नाम बोले हैं प्लांट्स के, स्टेम है, रूट है, इन्हें हम बजाय देख सकते हैं। इन तीनों ये एविडेंट है, ये जाहिर हिस्से हैं पौधे के, और ये मेन पार्ट्स भी हैं प्लांट के। तो इसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली चीज है, ज़हन में रखिएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली चीज है वो है स्टेम के बारे में। अब हमने स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। स्टेम क्या चीज है? देखें, अगर हम एक स्टेम को देखें तो स्टेम एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और बेसिकली ये जमीन पर लगा होता है, और इसके जमीन के नीचे जो होती हैं वो रूट्स होती हैं, ये आप सब जानते हैं। उसके बाद जो यहां पर है, यहां पर आप सब जानते हैं जो लीव्स लगे होते हैं, छोटी छोटी पैट्यूल्स, टहनियां होती हैं जो इसके साथ शाखों के साथ लगे होती हैं। तो बेसिकली हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये जो रेड कलर की चीज है ये बेसिकली स्टेम है। अब हमने सपोर्ट, क्योंकि मेन चीज जो है सपोर्ट की वो स्टेम ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम स्टेम को पढ़े तो स्टेम एज ए सपोर्टिव ऑर्गन है। सपोर्टिव ऑर्गन का मतलब होता है कि सहारा देने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट अब हम बात पढ़ने लगे हैं। सबसे पहली बात अब हम ये पढ़ेंगे, स्टेम किस तरह सपोर्ट देता है। देखिए, स्टेम एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, दूसरा ये वजन बर्दाश्त कर रहा है शाखों का, पत्तों का, जो कि स्टेम के ऊपर लगे हुए हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू बुक स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इन प्लांट स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक बात हमें यह समझ आई कि स्टेम जो होता है ये प्रोवाइड करता है सहारा टू एरियल पार्ट्स। ये शाखें, ये पत्ते, ये एरियल पार्ट्स हैं, वो हिस्सा जो हवा में मौजूद होता है उसे एरियल पार्ट कहते हैं, जो जमीन से ऊपर है। एक तो हमें बात समझ आ गई कि इसका काम है जी सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि स्टेम आल्सो एक्ट एज अ सप्लाई लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई लाइन। देखें, जो भी चीजें, जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी साल्ट और वाटर को, तो वो स्टेम से ही गुजर कर जाएंगी। याद रखिएगा, वो स्टेम से गुजर कर हर शाख में, हर पत्ते में जाएगी। तो ये सप्लाई लाइन। और जो पत्तों में फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, वो भी स्टेम से गुजर कर ही रूट्स के अंदर आएगा। तो बेसिकली एक सप्लाई लाइन बन जाती है स्टेम किसके दरमियान, रूट्स और एरियल पार्ट, शूट और लीव्स के दरमियान। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पौधों को खुराक चाहिए, और खुराक जो है वो क्या है, न्यूट्रंट्स है, वाटर है, वो जड़ एब्जॉर्ब करती है जमीन से, और वो प्रोवाइड करती है स्टेम को। स्टेम में बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो मेन सप्लाई लाइन है, वो सप्लाई करता है चीजों को शूट और रूट में, शूट और लीव्स में। और उसके बाद जो लीव हैं, जो
ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, वो तने के जरिए ही क्या है जड़ों तक पहुंचती है। तो ये बात है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेम एक्ट एज ए सप्लाई लाइन बिटवीन द रूट्स एंड द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपकी बात समझ आ गई। उसके बाद इन द स्टेम, अब स्टेम के अंदर द फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट, अब जो स्टेम फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है स्पोर्ट का, इज शेयर्ड अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ द सेल। अब खाली स्टेम एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बना हुआ है। स्टेम पर भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद देते हैं। अब वो कौन कौन से सेल हैं? द लिविंग सेल्स, जिनमें एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, पिथ है, एंडोडर्मस है, वगैरह वगैरह। टेक इन वाटर बाय ऑस्मोस, इसका मतलब है जो टर्जिडिटी है, तनाव है पत्ते के अंदर, वो ये 3 सेल लेकर आते हैं जो तने में मौजूद होते हैं। एक तो बात ये समझ लें थोड़ी सी, देखिए कुछ पौधे होते हैं जिनमें लकड़ियां नहीं होती, बेसिकली वो डेकोरेशन के लिए होते हैं, जैसे हम घरों में हमने गमलों में लगाए होते हैं। अब वो किस पर मूव कर रहे होते हैं? वो टर्गर पर मूव कर रहे होते हैं, यानी कि टर्जिडी की वजह से वो क्या होते हैं, अरेक्ट होते हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। अगर उनमें पानी ना हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो बेसिकली जो हर्बिशियस प्लांट होते हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती, जैसे बेलें होती हैं बहुत सारी, जैसे गंदुम है मिसाल के तौर पर, जैसे बहुत सारे घर में डेकोरेशन करने वाले पौधे हम लॉन्स में लगाते हैं, उनमें लकड़ी नहीं होती, तो उनमें खाली क्या होती हैं, टहनियां टाइप होती हैं। अगर हम पत्ते को देखें तो पत्ते की एक टहनी होती है जिसे हम पेटियोल्स कहते हैं। तो ये जो है ये टहना जिसे हम कहते हैं ये पेटियोल है। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है टर्जिडी, तनाव पत्ते को। तो हमने ये देखा है कि ये एपिडर्मस, कॉर्टेक्स एंड पिथ ये सॉफ्ट टिश्यू है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये तीनों क्या हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू हैं। इसलिए सॉफ्ट होने के साथ साथ ये टर्जिडी प्रोवाइड करते हैं, ये टर्गर प्रेशर जनरेट करते हैं। ऐसे ही है जैसे एक गुब्बारे में आप हवा भर दें तो वो गुब्बारा फूल कर बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये जिन पत्तों में लकड़ियां नहीं होती, ये तनाव में लेकर आते हैं, अपने सेल को पानी को अंदर लेके आते हैं, जिसकी तरह तनाव आता है और सेल फूलता है और पत्ते के अंदर पानी आता है, जो कि आपको पता है वैक्यूल्स होता है पत्तों में। तो क्या होता है, वो फूल कर वो टर्गर हो जाता है पत्ता। अब अगर हम एक ट्रांसैक्शन करें, इतना हिस्सा अगर हम देखें, अगर हम स्टेम का इतना हिस्सा तोड़ कर देखें, काट कर देखें, तो ये हमने आपके सामने ये थोड़ी सी ड्रॉ करके दिया है। अब अगर हम एक तना है, मिसाल को दिए तना है, इसका इतना हिस्सा हम काट के देखते हैं, तो इसके जो बाहर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं कॉर्क, छाल जिसे हम कहते हैं, यह है कार्क, कोर्क, बाहर वाला हिस्सा। उसके बाद आता है एपिडर्मस, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मस और पिथ। ये जो एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस है और पिथ है, ये बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सॉफ्ट सेल हैं। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, ये टर्जिडी, तनाव, जो टर्गर प्लांट जिनमें लकड़ियां नहीं है, दरख्तों में, बेलों में या डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं घरों में, गमलों में लगाए होते, उनमें तना नहीं होता। पत्तों में जैसे कि तना नहीं होता, तो ये पेटियोल होती है, टहनी होती है छोटी सी। तो बेसिकली उनमें ये टर्गर उन्हें फुलाता है, उन्हें फुलाकर वो क्या करता है, टर्गर बना देता है, तनाव में ले आता है। अब इसी तरह जो अंदर है फ्लोएम और जाइलम, ये बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर है, ये हार्ड टिश्यू है। ये बेसिकली लकड़ी वाला दरख्त जिसे हम कहते हैं, एक दरख्त है वो बहुत मजबूत है, लकड़ी है, तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होंगे, क्योंकि दरख्त जो होता है वो काफी लंबा भी होता है और उसमें जो लकड़ी होती है मजबूत होती है, वो जाइलम और फ्लोएम की। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये हार्ड टिश्यू है, जबकि बाकी चारों जो है ये सॉफ्ट टिश्यू है। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है। तो अब हमने स्टेम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो अब स्टेम के बारे में सपोर्टिव जो ऑर्गन है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ना है टर्गर प्रेशर, दूसरा हमने पढ़ना है वेस्क्यूलर बंडल्स, तीसरा हमने पढ़ना है सपोर्टिव टिश्यू। तो ये तीनों चीजें हमने तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। प्लांट्स का पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब समझेंगे तो आपको आ जाएगा।
अब सबसे पहली बात है टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर का मतलब ये होता है अगर किसी सेल में पानी आए, पानी कैसे आएगा? जब साल्ट आएगा। जब साल्ट किसी सेल में आता जाएगा तो साल्ट ज्यादा होता जाएगा, वाटर कम, तो वाटर खुद ही उसे मूव करता जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं बेसिकली अभी ये। तो जब साल्ट भी आ रहा है और वाटर भी आ रहा है तो वो सेल क्या होने लग जाएगा? वो सेल फूलने लग जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ आ गई। टर्गर प्रेशर पानी की वजह से तनाव का प्रेशर बन जाएगा अंदर, जो उस सेल को फुला देगा और उसमें टर्जिडिटी आ जाएगी, तनाव आ जाएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्वेलिंग प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द वॉल, सेल वॉल, इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। अब ये बात आपने थोड़ी समझनी है। देखें, ऐसा प्रेशर, दबाव जो लगाया जा रहा है, स्वेलिंग, एक चीज फूल रही है, वो कौन सी चीज फूल रही है? वो प्रोटोप्लास्ट। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना प्रोटोप्लास्ट में और प्रोटोप्लाज्म। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जब हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझना है। उसमें आप न्यूक्लियस को भी शामिल करेंगे, साइटोप्लाज्म को भी शामिल करेंगे और इसके बाद आप सेल मेम्ब्रेन को भी शामिल करेंगे। तो ये तीनों चीजें प्रोटोप्लास्ट कहलाती हैं, जबकि ये दोनों चीजें प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। ये बात ज़हन में आपने रखनी है। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्वेलिंग प्रोटोप्लास्ट। अब प्रेशर लगाया जा रहा है। अब कैसे लगाया जा रहा है मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम से समझा दूं। ये एक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है और बाहर उसकी सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है। अब ये इसके अंदर एक वैक्यूल है। अब ये वैक्यूल फूला हुआ है। ये वैक्यूल क्यों फूला हुआ है? क्योंकि इसके अंदर साल्ट है, साल्ट को फॉलो करता हुआ पानी भी अंदर आया। तो इस तरह ये फूल गया। तो फूलने से प्रेशर कहां पे लगेगा? सेल मेम्ब्रेन पर। तो सेल मेम्ब्रेन पर क्या होगा? प्रेशर लगेगा अगेंस्ट सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट है ये, क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है? सेल मेम्ब्रेन पर लग रहा है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? क्योंकि फटने से बचाती है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए तमाम का तमाम प्रेशर जो होता है वह सेल वॉल बर्दाश्त करती है। इसी वजह से जब ये टर्जिडिटी आती है इसके अंदर, तो सेल वॉल पर उसका दबाव लगता है, जिसकी वजह से वो टर्गर होना शुरू हो जाता है सेल, और जिसकी वजह से पत्ता जो है वो क्या होता है? टर्गर हो जाता है, तनाव में आ जाता है। अब ये बात थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए बताया जा रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्वेलिंग प्रोटोप्लास्ट अगेन द सेल वॉल इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। उससे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में ये बात पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, हाउ द टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड या हाउ द टर्गर प्रेशर इज मेंटेन। ये भी बात पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल। अब देखिए यहां पर आपको दो बातें बताई गई हैं। टर्गर प्रेशर जनरेट कैसे होगा? नंबर 1, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल। जब हाई ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक किसे कहते हैं? वाटर। जब पानी वैक्यूल के अंदर ज्यादा आएगा तो वैक्यूल फूल जाएगा, तो एक तनाव का सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक मोटरसाइकिल के टायर को हवा भरें, क्योंकि टायर में आप हवा नहीं भर सकते, टायर के अंदर ट्यूब होती है। जब आप उस ट्यूब के अंदर हवा भरेंगे तो टायर जो होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो फूलना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर जो है वो क्या है? बिल्डअप हो रहा है ट्यूब के अंदर। तो जो एग्जर्ट किसके ऊपर लगा रहा है? टायर के ऊपर। तो इसी तरह जो है, जो प्रेशर पानी आने की वजह से वैक्यूल के अंदर बढ़ रहा है, वो प्रेशर लगेगा सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से पत्ता जो होगा वो तनाव में आ जाएगा। तो ये बात इंफॉर्मेशन तो आपको समझ आ गई। अब ये मेंटेन कैसे होता है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बात समझनी है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी। व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनो का मतलब होता है टेंशन, दबाव, प्रेशर। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को बाउंड कर रही है उसे हम क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये एक सेल है, उस प्लांट सेल वॉल है,
ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर उसके वैक्यूल है। वैक्यूल बड़ा होता है साइज में। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, क्योंकि ये एक ऑर्गेनेली है, प्लांट्स के अंदर होती है, वाज़ेह तौर पर बड़े साइज की होती है, एनिमल में छोटे छोटे साइज में होती है। तो यहां पर यह बात बताई जा रही है, मेम्ब्रेन दैट बाउंड वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इट कंटेन्स नंबर ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये बात आपने जहन में रखनी है, जब ये बात आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब यह है कि वैक्यूल के ऊपर, ये वैक्यूल है, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। अब वो किसका सिस्टम लगा हुआ देख लेते हैं। दैट पंप, पंप जहां भी लफ्ज आ जाएगा, आप जेन में रखिएगा ये बात, जहां पर पंप लफ्ज आ जाएगा तो याद रखिएगा इसका मतलब है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट को पंप कहते हैं। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट कंटेन नंबर ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर बड़ी तादाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। डेड पंप, पंप का मतलब जो खींचता है, पंप कम से ज्यादा की तरफ आइंस को इनटू वैक्यूल इन स्पाइट ऑफ हाई कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये दो बातें आपने अच्छे तरीके से समझनी है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप कर रही है, खींच रही है आइंस को, आइंस क्या, सोडियम वगैरह, इनटू वैक्यूल्स के अंदर। ये जानते हुए इन स्पाइट हाई कंसंट्रेशन के अंदर सोडियम ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन होती जा रही, लेकिन फिर भी वो बाहर से वैक्यूल के अंदर सोडियम को इंटर करता जाता है। तो ये पंप कर रहा है क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, बाज का तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो वैक्यूल के बाहर वाले फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब डायग्राम को समझ लेते हैं। जो बात यहां पर बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप लगा हुआ है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद सोडियम को अंदर की तरफ खींचता है। सोडियम इन पंप के जरिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए अंदर आता है, क्योंकि अंदर सोडियम ज्यादा होता जा रहा है और बाहर सोडियम कम है, तो इसलिए पंप किया जा रहा है, ये जानते हुए कि अंदर सोडियम ज्यादा है। अब आपसे सवाल है, जब सोडियम अंदर जा रहा है तो हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो जाए, तो वाटर भी उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। वाटर जब फॉलो करेगा तो वाटर की मिकदार भी अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और वैक्यूल क्या है, वो फूल कर बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि बताने का मतलब उसमें टर्गर प्रेशर, ये तनाव में आ गया। पहले मिसाल के तौर पे वो ऐसे था, सिंपल, उसके अंदर सोडियम गया, उसके अंदर वाटर गया, फूल कर ऐसा हो गया, तो टर्जिडी। तो यही टर्गर प्रेशर जो सेल मेम्ब्रेन पे लगेगा और पत्ता क्या होगा, टर्गर तनाव में आ जाएगा। अब सुने बात, ये तो बात आपको आगे समझ। बिकॉज ऑफ द हायर आयनिक कंसंट्रेशन, क्योंकि अंदर हायर आयनिक कंसंट्रेशन, साल्ट ज्यादा होता जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये वैक्यूल के बाहर वाली जगह को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सोडियम अंदर ज्यादा होता जा रहा है, सोडियम अंदर ज्यादा होता जा रहा है, सोडियम बाहर कम है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सोडियम को अंदर लाया जा रहा है। जब सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर भी वो क्या कह रहा है, अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जब वाटर अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो यही बात बताई जा रही है, बिकॉज ऑफ द हायर आयनिक कंसंट्रेशन वाटर इंटर्स द वैक्यूल, पानी दाखिल हो जाएगा वैक्यूल में, एंड हेंस प्रोवाइड टर्जिडी, और तनाव ले आएगा, एंड मैकेनिकल सपोर्ट, और वो क्या करेगा, और उसे सहारा भी देगा ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। अब सॉफ्ट टिश्यू कौन सी है, मैंने आपको बताया, कॉर्टेक्स, जो छाल के नीचे, उसके नीचे सॉरी कोर के नीचे एपिडर्मस, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मस, और उसके बाद पित्त। ये सॉफ्ट टिश्यू हैं, ये जेन में रखिएगा आप चारों। और ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं उन पौधों में जिनमें लकड़ी नहीं होती। जो सॉफ्ट पौधे होते हैं, जैसे बेलें हो गई हैं, जैसे टहनियां हो गई हैं पत्तों की, उनमें लकड़ियां नहीं होती बेसिकली। जैसे डेकोरेटिव
लॉन में लगाने वाले पौधे होते हैं, गमलों में लगाने वाले पौधे, उनमें लकड़ियां नहीं होती बेसिकली। तो जो वो तनाव में रहते हैं, हर वक्त अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, वो इसी टर्गर प्रेशर की वजह से रहते हैं। आप नोट करें, आजकल गर्मियों का सीजन है, आप एक गमले को पानी ना डालें और वो आप देखेंगे मट्टी खुश्क हुई पड़ी होगी दोपहर के वक्त और पत्ते सारे मुरझाए पड़े होंगे। लेकिन जब आप पानी ऐड करेंगे उसके अंदर और थोड़ी देर बाद देखेंगे पत्ते दोबारा अपनी असल पोजीशन पर आए होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे गुब्बारे में आपने हवा भर दी, गुब्बारा फूल गया, तो इसलिए उनके अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट, और इस तरह टर्गर प्रेशर जनरेट होता है जैसे मैंने आपको बताया। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द एक्स ऑस्मोसिस, अगर पानी निकल जाता है, एक्स ऑस्मोसिस का मतलब बाहर तक निकल जाता है, फ्रॉम प्लांट सेल मेक द फ्लैसिड, ज्यादा अगर पानी नहीं गया, टेम्परेचर ज्यादा है तो लॉस हो गया वाटर ज्यादा, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे, जैसे कि आप अक्सर गमलों में ये देखते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको समझाई है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है, बार बार सुनना है। और मैंने आपको ये एडवाइस किया हुआ है कि हैंड फ्री यूज किया करें ताकि आपकी प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है वो टॉपिक के ऊपर रहे। अब देख लें जी, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, थोड़ी सी समझ आ जाएगी हमें। इन लिविंग सेल स्टेम लाइक, अब लिविंग सेल, क्योंकि स्टेम लिविंग सेल होता है, उसके एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स एंड पिथ है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये बार बार बात जिक्र कर चुके हैं। टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस, टर्गर प्रोड्यूस करते हैं। दिस दस एन इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का टर्गर प्रेशर डेवलप, तो पानी इनके अंदर आता है, पानी उनके अंदर बरकरार रहता है, तो इसलिए एक प्रेशर बिल्डअप हो जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। हाइड्रो वाटर स्टेटिक का मतलब है सुकून, एक हालत में रहना पानी का, जिससे एक तनाव की सूरत पैदा हो रही है, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर डेवलप करने में ये तीनों सॉफ्ट टिश्यू जो है स्टेम के अंदर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द प्रेशर कीप देम रिजिड, अब जो प्रेशर होता है उन्हें सख्त करता है और उन्हें झुकने से बचा, जैसे हवा चल रही है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा प्रेशर हवा होती है, तो हवा उन्हें झुकने नहीं देती। इफ दे लॉस्ट, अगर वो तनाव खो दें, हर्बिशियस स्टेम विल्ड, ये देखें यहां भी जिक्र किया गया है, जड़ी बूटी जैसा पौधा जिनमें लकड़ियां नहीं होती, जैसे कि वाइन्स, इसे हम कहते हैं वाइन, बेलें वगैरह हो गई, डेकोरेटेड लॉन में लगाने वाले पौधे हो गए। तो ये बेसिकली ये जो एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मा, पिथ, ये हर्बिशियस प्लांट के अंदर होते हैं, क्योंकि उनमें लकड़ियां नहीं होती, तो तना नहीं होता लकड़ी वाला, तो ये बेसिकली टर्गर प्रेशर क्रिएट करते हैं उसके अंदर। द टर्गर प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, तो पौधे को अपनी असली हालत में रखने के लिए कि वो झुके ना, इसलिए हर्बिशियस प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, वो टर्गर प्रेशर जनरेट किया जाता है, टर्जिडिटी, तनाव पैदा किया जाता है। क्योंकि अगर हम एक लकड़ी वाला दरख्त देखें, बड़ा सारा दरख्त देखें, जैसे आम का दरख्त देखें, तो वो तो उसके अंदर तना बहुत मोटा होता है, बहुत बहुत यानी कि सख्त होता है, और उसके ऊपर शाखें और पत्ते लगे होते हैं, तो पत्ते और शाखें और तना तो मुरझाता नहीं है, तो वो तो नहीं मुरझाता, मुरझाते तो वो पौधे हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती बेसिकली। तो इसलिए हर्बिशियस प्लांट में टर्गर प्रेशर जनरेट, ये तीनों जो है ये टिश्यू प्रोवाइड, इन्हें सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं, वो स्टेम के अंदर मौजूद होती हैं। ये हमारी अभी पहली इंफॉर्मेशन हुई है, स्पोर्टिव टिश्यू जो स्टेम है उसमें हमने ये टर्गर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। अब थोड़ी सी हम बात पढ़ लेते हैं वेस्कुलर बंडल्स को। अब वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? अब वेस्कुलर बंडल की जहां बात की जाए तो वहां हम बात करते हैं जाइलम और कुछ फ्लोएम की बात करते हैं। अगर हम वुड को टेक्निकली डिफाइन करें तो वो सेकेंडरी जाइलम कहलाती है, और ये हार्ड होती है, जो तने को मोटा करती है हर साल, और तना हर साल मोटा होता जाता है कि हर साल उसके अंदर एक एनुअल रिंग बनता है। इस तरह एक हर तने के अंदर एक इस तरह का एक रिंग बनता है हर साल। तो ये तने की मोटाई में इजाफा होता है, इसे हम अगले आने वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां अभी तक आपने इंफॉर्मेशन यही लेनी है। वेस्कुलर बंडल, यहां पर हम किसको जिक्र करेंगे? सेकेंडरी जाइलम। अगर हम वुड को टेक्निकली डिफाइन करें तो वो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हमने ये देखना है कि जो वेस्कुलर बंडल है, सेकेंडरी जाइलम है, वो ज्यादातर कौन से ऐसे हिस्सों में होता है और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको देख लेते हैं। इन मोस्ट ट्रस्टियल प्लांट्स, ट्रस्टियल खुश्की पे रहने वाले, जहां हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस, जो सबसे ज्यादा उन्हें दबाव का शिकार होते हैं, वो मसला होता है इज इम्पोज्ड बाय द विंड, क्योंकि उनके ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। और अगर ये मजबूत ना होते तने तो हर हवा जो टकराती है इनसे वो तने को नीचे गिरा देती। तो इसलिए तने की मजबूती की मेन वजह वेस्कुलर बंडल है। क्यों? क्योंकि ये उसे क्या है, वो झुकने नहीं देती तने को। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो उसको झुकने नहीं देती। पहली तो बात हमने पढ़ी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ट्रस्टियल, खुश्की पर रहने, खुश्की में सहरा भी आ जाता है, खुश्की में खुले इलाके भी, मैदानी इलाके भी आ जाते हैं, तो हवा का प्रेशर यहां पर ज्यादा होता है। तो दूसरी बात, देयरफॉर द स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंड। अब दूसरी बात यह कि एक तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हवा का प्रेशर आ रहा है, दूसरा तना मजामत करता है कि वो बेंडिंग ना हो सके। अब तने के अंदर मौजूद ये वेस्कुलर बंडल हैं जो उन्हें हार्ड बना देती हैं, वो उन्हें सख्ती प्रोवाइड करती हैं। तो हम बेसिकली वेस्कुलर बंडल पढ़ रहे हैं जो तने के अंदर है। तो तने के अंदर वेस्कुलर बंडल मजबूती प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा क्या स्ट्रक्चर है इनके पास जो ये मजबूती प्रोवाइड करते हैं? अगर हम एक बड़ा दरख्त देखें, उसको हम पढ़ने लगे हम, द वेस्कुलर बंडल, जिसे हम जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, हार्ड वुड कह रहे हैं, कंटेनिंग जाइलम, ये आपके सामने उसने खुद जिक्र कर दिया कि वेस्कुलर बंडल पार्टिकुलरली जाइलम का नाम लिया गया। टफ एंड इनएक्सटेंसिबल होते हैं, टफ होते हैं और लचकदार नहीं होते। तना कोई भी आप देख लें, लकड़ी वाला मजबूत, आम का दरख्त देख लें आप, कोई भी आप बड़ा दरख्त दे, टाली का दरख्त देख लें आप, तो आप पीपल का दरख्त देख लें, तो उनके तने बहुत बड़े बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। तो आप देख लें कि हवा चले या बहुत आंधी तेज चले तो वो तने गिरते नहीं है, मुरझाते नहीं है, उनके पत्ते झुकते नहीं है। तो इसी तरह ऐसी क्या चीजें हैं जो तने को मजबूती देते हैं? वो है वेस्कुलर बंडल। द वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग जाइलम आर टफ एंड इनएक्सटेंसिबल होते हैं, दे कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन। अब ये बात आपने समझनी है, ये बिल्कुल उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एज स्टील रॉड्स इन रेनफोर्स कंक्रीट, ऐसे ही जैसे घरों में लेंटर वाली छत होती है। आप जब लेंटर डालते हैं तो लेंटर क्या होता है? एक छत को कहते हैं हम बेसिकली, जो पूरे कमरे को मजबूती देती है। अब स्टील रॉड क्या है? आप लेंटर में क्या डालते हैं बेसिकली? आप स्टील, ये क्या कहते हैं, सरिये वगैरह डालते हैं, तो स्टील रॉड सरिये वगैरह होते हैं। तो अक्सर आप देखें जो बड़े बड़े पुल बने होते हैं तो उनके जो पिलर होते हैं वो भी गोल होते हैं। पहले उनके अंदर क्या कहते हैं, सरिये डाले जाते हैं, फिर सीमेंट डाला जाता है, फिर उन्हें मजबूत, यानी वो मजबूत बन जाते हैं। इसी तरह वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल एक सरिये के तौर पर और लेंटर के तौर पर काम करते हैं, उसके अंदर रेनफोर्स कंक्रीट के तौर पर मजबूती प्रोवाइड करते हैं तने को, ताकि और ज्यादा ये दरख्त मजबूत हो जाए। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है। The arrangement of the vascular bundle as a ring within the stem provide very effective resistance। अब ये आप गौर से बात समझें, जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल की, अगर ये एक तना जा रहा है जमीन से ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है उसकी अरेंजमेंट इस तरह है, इस तरह गोल गोल है। हर साल एक एनुअल रिंग बनती जाएगी और तने का साइज बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा हर साल। तो इसलिए कह रहा है जो अरेंजमेंट है वो वेस्कुलर बंडल जाइलम की एज ए रिंग है, वो रिंग है, अंदर रिंग बनता रहता है, तने के अंदर रिंग बनता रहता है और तना मोटाई में इजाफा होता रहता है। विद इन द स्टेम प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंट अगेंस्ट द विंड। दो बातें कर रहे हैं, जो वेस्कुलर बंडल है वो तने को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जितनी मर्दी हवा तेज चले वो मजामत करे तना, क्योंकि अंदर लेंटर जैसा काम हुआ है, अंदर सरिये डले हुए हैं। वो कौन से सरिये हैं? वो जाइलम है, वो फ्लोएम है, लेकिन जाइलम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वेट बेरिंग एबिलिटी है। अब वेट बेरिंग एबिलिटी, अब ये बात आपने समझना है। और स्टेम हर तरह की, जितनी मर्दी बड़ी शाखें लगी हों, जितने मर्दी पत्ते लगे हों, जितना मर्दी बड़ा दरख्त हो, सारा स्टेम उस वजन को बर्दाश्त करता है। वेट बेरिंग एबिलिटी है उसके अंदर। अब मैं आपको एक बात समझाऊं, जब हम लेंटर घर का डालते हैं तो हम लेंटर डालते वक्त उसे सपोर्ट देते हैं, बंबू लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं पूरे घर में जहां जहां लेंटर डला होता है। तो मेरा आपसे यह सवाल है
जब हम कुछ दिनों के बाद उस लकड़ियों को या बांसों को हटाते हैं, क्या लेंटर नीचे गिर जाता है? ऐसा नहीं होता ना, तो लेंटर और मजबूत हो जाता है। तो बेसिकली ये जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम है, अंदर रिंग के स्ट्रक्चर में इस तरह जुड़े हुए हैं, इस तरह बने हुए हैं कि ये स्टेम को मजबूत कर देते हैं लेंटर की तरह। और जैसे लेंटर में डलने वाला सरिया होता है जो उसको मजबूती प्रोवाइड करता है, इसी तरह बड़े बड़े मेट्रो जो हमारी मेट्रो बनी हुई है, जो हमारी मोटरवेज बनी हुई है, तो जो बड़े बड़े पुल बनते हैं, उनके जो खास तौर पर जहां पर हैवी ट्रैफिक ने गुजरना था, आप नोट कीजिएगा, वहां पर जो पिलर होते हैं वो गोल बनाए होते हैं, क्योंकि गोल जो चीज होती है वो सपोर्ट ज्यादा प्रोवाइड करती है। और ये तना भी गोल होता है, इसी को देखकर ये आइडिया लिया गया है। जैसे तना गोल होता है, कितना ऊपर दरख्त जाता है, तना लेके जाता है उसे, लेकिन तना हर तरह के वजन को बर्दाश्त करता है पौधे के, और उसे हवा से बचाता है। तो यही बात यहां पे समझाई जाती है। आखिर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। बंडल कैप क्या होता है? अब ये इजाफी सपोर्ट देने की ताकत, इजाफी अ लेयर ऑफ द सक्लेरन काइमा और थिकन पैरन काइमा सेल एट द टिप ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अब आप जेन में रखें कि वेस्कुलर बंडल जिसे हम जाइलम कह रहे हैं, उसके ऊपर जैसे हम सर पे कैप पहन लेते हैं तो हम एक एडिशन ऐड, जैसे हम हेलमेट पहन लेते तो एडिशन हो जाता है, सर के ऊपर क्या है, हैट आ गया, या सर के ऊपर हमारा हेलमेट आ गया, टोपी आ गई, तो हमें एक एडिशनल चीज आ गई है। तो यहां पर कुछ सेल हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, हमने पीछे भी पढ़ा, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सक्लेरन काइमा सेल और थिकन पैराकाइमा सेल एट द टिप ऑफ द वेस्कुलर बंडल कॉल्ड बंडल कैप। एक अजाफी सहारा मुहैया किया जा रहा है इन सेल का। अब इन द स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। The vascular bundle are strengthened by addition scleran chyma fibers which form bundle cap। अब ये बात आपको डायग्राम से समझ आएगी। अब मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखें, यहां पर ये बात बताई जा रही है, इन द स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, द वेस्कुलर बंडल। अब सनफ्लावर में जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, जिसे हम जाइलम कह रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल है, इस तरह अरेंज हुए पड़े सर्कल में। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर के एग्जाम्पल, ये आपने एमसीक्यू में जेन में रखना, सनफ्लावर के एग्जाम्पल है, बंडल कैप सनफ्लावर पर होते हैं। वेस्कुलर बंडल आर स्ट्रेथन, वेस्कुलर बंडल को और ज्यादा, यानी कि जाइलम जो कि मजबूत लकड़ी का नाम है टेक्निकली, उसको और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड की जा रही है बाय एडिशनल सक्लेरन काइमा फाइबर्स। अब ये एक सेल का नाम लिया गया है सक्लेरन काइमा, जो सपोर्ट करवाता है, उसका एक सेल है जिसका नाम है फाइबर, जिसको हम आने वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। अब फाइबर क्या होता है? ये फाइबर इसको कहते हैं, इस तरह रेशा, ये फाइबर है। तो ये अरेंज कैसे हुए हैं? जब ये अरेंज हो जाएंगे तो ये सिलेंडर फॉर्म में हो जाएंगे, इस तरह, ये देखें, ये इस तरह अरेंज हो जाएंगी, इस तरह अरेंज। तो इसके ऊपर इस तरह अगर हम देखें तो इस तरह का एक कैप आ जाएगी, ये ले, ये एक कैप आ गई, एडिशन कैप आ गई, किसके ऊपर? जाइलम के ऊपर। ये एडिशनल कैप आ गई एक, जिसने जाइलम को और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड कर दी है। ये ले, ये एक कैप आ गई है इसके ऊपर, यानी कि तने में जाइलम के ऊपर एडिशनल एक मजबूती देने के लिए एक लेयर बन गई, जिसे हम क्या नाम देते हैं? बंडल कैप देते हैं। और ये क्या होती है? विच फॉर्म बंडल कैप। तो इस तरह फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर है, ये सक्लेरन काइमा सेल है, उसकी एक टाइप है फाइबर। फाइबर इस तरह अरेंज होकर बंडल कैप बना देते हैं, तो ये एडिशनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जो कि वेस्कुलर बंडल के बारे में। इसको हम फर्दर भी आने वाले टॉपिक में डिस्कस, अभी हम इंट्रोडक्शन में स्पोर्ट इन प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से बार बार समझना है। इंशाल्लाह ताला हम आखिरी पार्ट जो है वो स्पॉटेड टिश्यू जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया, ये 3 चीजें बेसिकली हमने पढ़नी है इसके अंदर। तो हमने इस लेक्चर में ये 2 चीजें पढ़ी हैं, एक टर्गर प्रेशर और वेस्कुलर बंडल। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में
ये स्पॉटेड टिश्यू और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।